इस चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी का बंटाधार ही कर दिया मायावती जी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराकर। पता नहीं उनको कैसे लगने लगा कि जो है ब्राह्मण उनको वोट करेंगे। थोपे हुए नेताओं को और चमत्कारिक छवि, बड़ी पार्टी, बड़े लोग, उस चक्कर में समाज का बंटाधार होना है। अपने बीच से नायक चुनने पड़ेंगे, तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है, बेहतर राजनीतिक विकल्प भविष्य में खड़ा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि रतन आपके साथ। आज हम बात करेंगे राजनीति पे। आज 10 मार्च है। 10 मार्च पिछले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश चुनाव था। आज उसका रिजल्ट आ चुका है और तमाम लोगों को इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आखिरकार एक बहुजन समाज पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाला है। हमारे साथ कुछ हमारे गेस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आज का जो रिजल्ट आया है उसके पीछे की जो जर्नी रहेगी उस पर खुद बातचीत करेंगे। सर, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। मेरा नाम है डॉक्टर ओम सुधा और मैं अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज का यह जो रिजल्ट आया है, जिस पे आपने अपने इंट्रो में ही बात शुरू कर दी, हम लोग उसी पे थोड़ी चर्चा कर लें। आज का रिजल्ट भले ही कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या अलग अलग राजनीतिक दलों के दृष्टि से देखने से इतर हम लोगों को एक नज़रिया बहुजन समाज पार्टी जो लगभग खत्म हो गई उस पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो है प्रोस्पेक्टस वहीं से शुरू होता है और वहीं आकर खत्म होता है। मुझे लगता है निधि हम लोग उसके इर्द गिर्द बात करें। सर, जिस तरीके से आपने बात की कि हम बहुजन समाज पार्टी पे बात करेंगे, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हम एसटी माइनॉरिटी समाज के लोग किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जब तक बसपा एक हमें प्रेजेंट करता था, हमारे समाज को प्रेजेंट करता था, उसी पार्टी की स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। उसमें सुधार लाने की क्या संभावना लग रही है और आने वाले समय में बहुजन समाज की क्या स्थिति होगी? एक तो बात करते हैं संभावना पर। देखिए क्या है कि मायावती जी की जो पूरी परंपरा है, उनका मायावती जी का बहुत सम्मान करते हुए हमारे समाज से आती हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका बहुत सम्मान करते हुए लेकिन इस राजनीति पर बात करनी ही पड़ेगी। आप देखिए कि उनका जब मंच आप देखेंगी तो हम लोग जहाँ से आते हैं उनका मंच देखिए, एक सिंहासन लगा होता है, सभी सांसद विधायक नीचे बैठे हुए हैं, पहला। दूसरा, पूरी बहुजन समाज पार्टी की परंपरा मान्यवर कांशीराम साहब के बाद से समझना पड़ेगा कि जब बहुजन शब्द की ही नींव, राजनीतिक नींव, सामाजिक नींव मान्यवर कांशीराम साहब ने रखी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम ओबीसी की जातियां जुड़ गई, माइनॉरिटी के लोग जुड़ गए, आदिवासी समाज जुड़ गया, दलित समाज जुड़ गया। लेकिन क्या जो लोग जुड़े उनको हम भागीदारी के सवाल पर लाए थे, लेकिन क्या उन लोगों को भागीदारी मिली? अगर उनको भागीदारी मिली होती तो क्या ओम प्रकाश राजभर अलग होते? क्या मौर्यों का अलग गुट होता? क्या ओबीसी की अलग अलग जातियां काम करती, ओबीसी के अलग अलग राजनीतिक सामाजिक संगठन होते? ऐसा होता? नहीं होता। क्या हुआ? बात तो शुरू हुई थी बहुजन से, बहुजन से आते आते सर्वजन पे पहुंचे, सर्वजन से आते आते एक खास जाति में सिमट गई और उसके बाद इस चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी का बंटाधार ही कर दिया मायावती जी ने ब्राह्मण सम्मेलन कराकर। पता नहीं उनको कैसे लगने लगा कि जो है ब्राह्मण उनको वोट करेंगे। ये सामान्य बुद्धि का, जो औसत से भी कम बुद्धि का व्यक्ति है, वह समझ सकता है कि आज का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है देश का, यह सीधे सीधे मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद की लड़ाई का समय है। और ऐसे निर्णायक दौर में मनुवादी प्रवृत्ति को मानने वाले लोग, यानी ब्राह्मण इस देश का, वह आपके साथ खड़ा हो जाएगा। यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि आज के दौर में जब निजीकरण करके पूरे देश को बेचा जा रहा है, सीधी सी बात है, निजीकरण के बहाने से वो हमारे आरक्षण पर हमला करते हैं, हमारे हक हुकूक भागीदारी पर हमला कर रहे हैं। ऐसे दौर में आपने पूरे देश से दलित राजनीति का सफाया कर दिया, बहुजन राजनीति का सफाया कर दिया। एक छोटा सा भी कोई दलित मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट पूरे देश के किसी कोने में खड़ा हो जाए, उसके साथ पूरे देश का दलित राजनीति उसी समय जिंदा हो जाता है, उसी समय एक सूत्र में बंध जाता है। बहुजन समाज पार्टी उस डोर को बांधती थी। वह देश के तमाम, भले ही अलग अलग पार्टी में भी वोट देने वाले लोग हों, लेकिन उनको कहा जाता है अरे ये तो बसपा वाले हैं, ये तो नीले झंडे वाले हैं।
तो पूरा इसका जो सर्वनाश करने का जो श्रेय है माननीय कांशीराम जी की पूरी धरोहर, पूरी विरासत, पूरी राजनीतिक परंपरा अम्बेडकरी आंदोलन का वो सर्वनाश कर दिया मायावती जी ने। और जाते जाते उन्होंने पूरा यह जो बहुजन कंसेप्ट है, दलितों का वोट है, वो बीजेपी के पास गिरवी रख दिया। एक बात मैं निधि जी, आप पत्रकार हैं, पूछना चाहता हूँ, आप बताइए यह जो 7 साल भाजपा का पूरा कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल में क्या मायावती जी एक दिन खुलकर आरक्षण के पक्ष में बोली? रोज औने पौने भाव में पीएसयू हमारे बिक रहे हैं, हमारे सरकारी संपत्तियां बिक रहे, एक ट्वीट मायावती जी क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इस बात को पूरी मजबूती से मानता हूं। आज की तारीख में भी अगर मायावती सिर्फ कह दें कि अगर आपने यह बेचना बंद नहीं किया, एक भी सरकारी उपक्रम बेचा गया, तो मैं अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर जाऊंगे। मैं गारंटी लेता हूं इस मोदी की हिम्मत नहीं है कि एक छोटा सा इस सरकारी कलम भी बेच दे। मायावती में वह ताकत है, लेकिन पता नहीं उस ताकत को क्या हो गया। सीबीआई का डर है या इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का लालच दिया गया है, पता नहीं। यह तो खुद मायावती ही जानती होंगी या फिर उनके जो खेवनहार हैं सतीश मिश्रा जानते होंगे, जिन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कराकर सर्वनाश किया है इस देश की दलित राजनीति का। अब जिस तरीके से 10 मार्च का रिजल्ट रहा बहुजन समाज के लिए, पता चल गया है कि क्या स्थिति है उनकी। आने वाले समय में अब बहुजन समाज को ऐसी क्या दशा दी जाए कि वो अपनी पार्टी को जिंदा कर सके, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसी चूक होना एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और समाज को एक अंधेरे की ओर ले जाने वाली बात है। आप देखिए कि मान्यवर कांशीराम साहब और मायावती जी का क्या कोई जैविक रिश्ता था? क्या कोई खून का रिश्ता था? लेकिन मान्यवर ने मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया। मान्यवर ने यह सम्मान दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह बड़े नेता के रूप में जानी जाती है। वर्ल्ड लीडर में मायावती जी की गिनती होती है। तो क्या यह जो संबंध था, यह जो स्थापित किया मान्यवर कांशीराम जी ने, जो परंपरा स्थापित की, मायावती जी उस परंपरा को जीवित करें तभी संभव है। लेकिन लगता नहीं है जिस तरह से सतीश मिश्रा एक ब्राह्मण के परिवार को इस्टेब्लिश करने का काम मायावती जी कर रही हैं। और किसी पता नहीं किसी कोई भतीजा का नाम, मुझे तो नाम भी नहीं पता, आकाश आनंद, हाँ कोई आकाश आनंद है, हम तो पता नहीं, सामने भी खड़ा हो जाए तो हम नहीं पहचान पाए। क्या इस देश में आपको दलितों के बीच कोई लीडरशिप नहीं मिलता? क्या मैं बताना चाहता हूँ एक बड़ी बात, डॉक्टर उदित राज जो आज कांग्रेस के केकेसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर उदित राज जी ने खुद बसपा से जुड़ने का एक समय प्रयास किया था। वो चाहते थे कि जुड़े, क्योंकि मान्यवर कांशीराम की परंपरा जुड़ी हुई थी। हम लोगों ने सब देखा है, हमारी पीढ़ी ने लाइव देखा है कि चंद्रशेखर आजाद, रावण ने कितनी कोशिशें की, बुआ 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 कहते बेचारे मर गए, पसर गए, लेकिन मायावती ने बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। आप क्या अपने को दलित राजनीति का मठाधीश समझते रहे? यह जो परिणाम है, यह उस राजनीति पर भी करारी चोट लगी है, लेकिन उसका परिणाम आज पूरा समाज भुगत रहा है कि पूरे देश से दलित राजनीति खत्म हो चुकी है। और सुनने में कड़वा जरूर लगेगा, यह जो दलित राजनीति का सर्वनाश हुआ है, आने वाले समय में शायद कोई चमत्कार ही इस दलित राजनीति को इस देश में फिर से इस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि वो जो पीढ़ी आई थी नौकरियों, सरकारी नौकरियों से निकलकर जो पीढ़ी आई थी, जो सरकारी नौकरी में आए, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में जो बदलाव आया, उसकी वजह से ये पीढ़ी तैयार हुई थी। अब तो सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, तो नई पीढ़ी उस स्तर पर तैयार नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है जो मनुवाद का एजेंडा है लागू होगा। अब पता नहीं, हम लोगों का तो पुनर्जन्म में कोई यकीन नहीं है। अब कोई अम्बेडकर ही दोबारा आकर इस देश में दलित राजनीति को फिर से इस्टेब्लिश कर सकता है। जो मान सम्मान बाबा साहब से लेकर फूले पेरियार से लेकर मान्यवर कांशीराम तक जो पूरी जो परंपरा थी संघर्ष से जो हमने हासिल किया था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा है। मैं बहुत दुखी और उदास होकर कह रहा हूं कि मायावती जी ने सर्वनाश कर दिया और दूर दूर तक दलित राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। सर, जिस तरीके से दलित राजनीति पे बात हुई, अगर हम ओबीसी समाज की बात करें, ओबीसी समाज की स्थिति भी बहुत भयानक स्थिति है। तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, ये प्रेजेंट करते हैं अपने समाज को, लेकिन उस समाज की दशा भी बहुजन समाज जैसी हो गई है। आखिर ऐसे लोगों को यूनाइट कैसे किया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए जो परिवारवाद की बात है वो सबके ऊपर लागू होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को प्रमोट करेंगे, अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनको कहा कि आपने जिनको यश भारती सम्मान दिया है पूरी लिस्ट निकाल कर दे। मैंने फेस टू फेस अखिलेश यादव से कहा सामने बैठकर कि आपने यश भारती सम्मान जितने लोगों को दिया है पूरी लिस्ट अभी निकलवाइए और सबका फेसबुक वाल खंगालिए, सब आपको टोटी चोर लिख रहे हैं। अखिलेश यादव को परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करनी है, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुजन राजनीति के खेवनहार बनेंगे? यह तो बहुजन समाज की उदारता है। इसके बावजूद कि यश भारती वो 100% ब्राह्मणों को देते हैं, बावजूद इसके बहुजन समाज इतना उदार है, वह उसको अपना नेता मानने के लिए तैयार है। इसके मुकाबले तेजस्वी यादव की स्थिति बहुजन वैचारिकी के धरातल पर तेजस्वी यादव ज़्यादा मजबूती से खड़े दिखते हैं। अखिलेश यादव के मुकाबले में तेजस्वी यादव, जब अखिलेश जी से चर्चा हो रही थी तो अखिलेश जी सुनाने लगे कि राजदीप सरदेसाई मेरे पास आए, मेरे यहाँ आए थे, मेरी बेटी से पूछ लिया फेवरेट खाना क्या, उसने किसी स्पेनिश डिश का नाम लिया, तो राजदीप सरदेसाई कहने लगा अच्छा यादवों के बच्चे भी यह खाना खाते हैं। अब अखिलेश यादव को अब तक जाति समझ में नहीं आ रही है, जाति का भेदभाव समझ में नहीं आ रहा है, और वो बहुजन राजनीति का चेहरा कैसे बन सकते हैं? तो यह जो हमने कहा कि आपको भैया किताबें पढ़नी चाहिए, आपको किताबें पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए, फूले को पढ़िए, तो जो लोग वैचारिकी से लैस नहीं होंगे वो लोग बहुजन राजनीति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और पूरे देश में बहुजन राजनीति की स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए। आखिरी तौर पर मैं सच बता रहा हूँ, अगर भाजपा को 4 सीटें कम पड़ती, अखिलेश दे पाते तो दे देते जीतने के बाद। मायावती तो खैर सर्वस्व सारी पूरी पार्टी लिखने के लिए तैयार बैठी हैं, कब हमसे बीजेपी वाले पार्टी रजिस्ट्री करवा के ले जाएं। ये स्थिति है, पूरा सतीश चंद्र मिश्रा को लिख रखा है पार्टी, यह स्थिति है। ऐसे में उम्मीद नहीं है। ये तो इनका क्या सीन है ना, एक बार एक बड़े नेता से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये दलित तो जुड़ भी जाते हैं इधर उधर वैचारिकी के धरातल पर, लेकिन पिछड़े क्यों नहीं जुड़ते, ओबीसी क्यों नहीं जुड़ते? तो उसका जवाब ये था कि जो अम्बेडकराइट हैं उनका जो भगवान है वो बुद्ध है, फूले है, रैदास है, पेरियार है, और जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनका भगवान है कृष्ण, राम। इस वजह से ओबीसी का हालत इतनी बुरी है, पूरे देश में उनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी समाज यही सोचकर खुश है, अच्छा हम ब्राह्मण से नीचे हैं क्या हुआ, दलितों से तो ऊपर हैं। यह जो कन्फ्यूजन है यह उस समाज को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। और यह जो मंडल कमीशन के बाद की जो पीढ़ी आई थी यह बिलबिला रही है। अब जो होने वाला है यह ओबीसी समाज का ज़्यादा सर्वनाश होने वाला है राजनीतिक और सामाजिक रूप से। सर अब तो हमने बात की संभावना पे, बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, इसका मतलब आप इस चीज़ से कैसे निकला जा सकता है, इसका निवारण क्या है। हमने बहुजन राजनीति पे बात की, ओबीसी समाज की क्या कंडीशन है उस पर बातचीत की, लेकिन आज से 10 मार्च के रिजल्ट के बाद आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे बहुजन समाज के लिए, उससे वो निकल कैसे पाएंगे? क्योंकि शिक्षा के द्वार खत्म हो गए, बोलने की आज़ादी खत्म हो गई, आपको मंदिर तो जाने की दूर की बात है, आप खुल के सांस नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में आप बहुजन के लिए कुछ जो बचा नहीं है उसमें कैसे उम्मीद जगाए कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं अपने आप को, कहीं से तो शुरुआत होगी उसकी राजनीति की। देखिए, मंडल के बाद ओबीसी समाज से एक बड़ा जो है ओबीसी समाज से काफ़ी यूथ निकल के आए हैं, जेएनयू से, डीयू से और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से यूथ एक नया विंग आया है। ओबीसी समाज में भी, ओबीसी समाज में यह उभार ज़्यादा आया है। और दलित समाज में भी ऐसे चेहरे हैं जो बेहतर बोल सकते हैं, जो बेहतर समझ रखते हैं, जो बेहतर राजनीति करते हैं। अब समाज खुद रेखांकित करे और समाज अब नायकों को अपने बीच से चुनना पड़ेगा। अब नायक अपने बीच से चुनने पड़ेंगे, थोपा हुआ नायक नहीं चलेगा। आप देखिए, समाज की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। अगर मैं डॉक्टर ओम सुधा बहुत अच्छा वक्ता हूँ, बहुत अच्छी राजनीतिक समझ रखता हूँ, सामाजिक आंदोलन से 1.5 दशक से जुड़ा हुआ, यह काफ़ी नहीं है। अगर मैं अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ूँ निर्दलीय तो मुझे 10-20 वोट भी आ जाए तो बहुत है। लेकिन यही मैं अगर राहुल गांधी जी की पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से टिकट लेकर चला जाऊं, संभव है कि मैं कोई रिकॉर्ड वोट से जीत जाऊं।
यह इस समाज को भी सोचना पड़ेगा। समाज जो चाहता है कि बेहतर नेता मिले, समाज को भी आत्ममूल्यांकन करना पड़ेगा और थोपे हुए नेताओं को और चमत्कारिक छवि, बड़ी पार्टी, बड़े लोग, उस चक्कर में समाज का बंटाधार होना है। अपने बीच से नायक चुनने पड़ेंगे, तभी इस समाज का कल्याण हो सकता है, बेहतर राजनीतिक विकल्प भविष्य में खड़ा हो सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम शुदा। इन्होंने बातचीत की हमसे 10 मार्च का जो रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का, उसको लेके बहुजन समाज की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। इन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि हमें अपने बीच से ही किसी को आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्धार ही कोई भविष्य का आने वाला काशीराम, चाहे बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, ऐसे शायद युवा कोई आके हमारा उद्धार कर दे, क्योंकि बहुजन समाज का जो हाल इस रिजल्ट के आधार पर जो देखने के लिए मिला है वो बहुत ही भयानक है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। हमारे दर्शकों को एक आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब अपने नायक खुद से चुनिए। हमारे नायक जैसे निधि पत्रकारिता कर रही हैं, सोशल एक्टिविज्म में है, ये हमारे नायक हैं। ऐसे नायकों को अपने बीच से, जो आपके सामने पला है, बढ़ा है, और पूरी ईमानदारी से मूल्यांकन करिए और आप थैंक यू कहना सीखिए। अगर समाज के लिए लड़ते हुए मेरे ऊपर 23 मुकदमा हो गया है, तो आप एक बार हमें थैंक यू बोलिए, तभी यह समाज लड़ेगा, तभी जो समाज का जो लीडरशिप है, तभी जो लोग नेतृत्व करने वाले लोग हैं वह आगे बढ़ेगा। जिस भी स्तर पर हो, लड़ने वाले लोगों का सहयोग कीजिए। और नेशनल दस्तक के माध्यम से निधि, मैं एक अपील करना चाहता हूं। अभी हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ आने वाले 2 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे हम लोग निजीकरण के खिलाफ आरक्षण बचाने के लिए प्रोटेस्ट करने वाले हैं जंतर मंतर पर। तो इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर, नेशनल दस्तक हमारे समाज का चैनल है, और मैं समाज के लोगों से आग्रह करता हूं कि 2 अप्रैल 2022 को जंतर मंतर पर 11 बजे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आइए। हमारे लिए निजीकरण से लड़ना जरूरी है, हमारे लिए आरक्षण बचाना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो संदेश साफ है, लड़ेंगे तभी बचेंगे, और हमारी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आने वाला समय हमारे लिए और मुश्किल होने वाला है। कमर कसकर संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जय भीम। हमारी बातचीत कैसी लगी डॉक्टर ओम शुदा जी के साथ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नूपुर के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।